पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर ही बवाल मचा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच सुलह तो नहीं हो सकता, लेकिन तकरार बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बचा हुआ है। इस बीच सिद्धू कैप्टन पर सियासी हमला तेज करते जा रहे हैं। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमियों को जनता के सामने उजागर करने में अभी से ही जुटे हुए हैं। सिद्धू के सियासी हमले से नाराज कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें बड़ा चैलेंज दे दिया था। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसते हुए उन्हें पटियाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। सिद्धू ने कैप्टन के चैलेंज पर जवाबी हमला भी बोला था, लेकिन अब तक सिर्फ कैप्टन, सरकार के 2 मंत्री और एक विधायक खुलकर सिद्धू के खिलाफ कैप्टन के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं। वहीं कैप्टन की सेना के ज्यादातर मंत्री और विधायकों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। इतना ही नहीं, जिस एक विधायक ने मुख्यमंत्री के पक्ष में ट्वीट किया, उसने भी सिद्धू पर सीधे हमला नहीं बोला है। दरअसल ये पहला मौका है जब कैप्टन के विधायकों ने मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े होने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। इससे पहले जब भी विपक्ष ने कैप्टन पर हमला किया तो पार्टी के मंत्री और विधायक साथ नजर आए थे। इस चुप्पी के बड़े मायने दिख रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपना चुनावी अभियान अमरिंदर के इर्द गिर्द तैयार करेगी। कैप्टन के साथ पंजाब में विधायकों का बहुमत होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर की सिद्धू के साथ लड़ाई व्यक्तिगत होती नजर आ रही है। मंत्री और विधायकों की खामोशी के बाद कैप्टन ने सिद्धू को पटियाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। तब भी केवल 2 मंत्रियों साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा ने सिद्धू पर सवाल दागे थे। वहीं पंजाब में कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े हैं। माना जा रहा है कि विधायकों के 2 खेमों में बंटने से और अगर सिद्धू कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देते हैं तो पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों भी दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासत करने में जुटे हैं। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। बावजूद दिल्ली की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है तो हमें बताएं, हम उपराज्यपाल से कहेंगे कि वो दिल्ली की जिम्मेदारी ले। केंद्र सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार बेवजह विवाद खड़े कर रही है। दिल्ली ने आवंटित ऑक्सीजन के परिवहन और इसके उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इस वजह से दिल्ली के हालात और बिगड़े हैं। उधर दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि उनके अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, वो सो भी नहीं पा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कहा कि कई अधिकारी तो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। मेहरा ने कहा कि दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है, हमारे में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, इसलिए दिक्कतें झेल रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। हालांकि इस बार भी दिल्ली के हालात के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, लेकिन केजरीवाल इससे बचने का रास्ता ढूंढने में जुटे हैं। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई अस्पतालों ने दिल्ली सरकार की शिकायत हाईकोर्ट में की है। बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की कमी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। ममता की हार ने टीएमसी को झकझोर कर रख दिया है। नंदीग्राम से ममता की हार ने टीएमसी की जीत को फीका कर दिया है। भारतीय राजनीति में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी की मुखिया हार गई पर पार्टी को जीत मिली है। बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से शिकस्त की शक्ल देखने से कतरा रही हैं। अब ममता की शिकस्त सिर्फ कोर्ट जाने तक ना सिमट कर आंदोलन तक पहुँच गई है। टीएमसी बौखला गई है और रोड जाम करके धरना प्रदर्शन करके लोकतंत्र का गला घोट रही है। तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतों की गिनती करने की मांग पर जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूता मोड़, हाजरा काट, केंदेमारी, टैंगुआ बस स्टैंड समेत कई जगहों पर रिकाउंटिंग की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी गई है। इन जगहों पर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हल्दिया के मंजूश्री मोड़ पर भी तृणमूल समर्थकों ने जाम लगा दिया और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने की मांग की गई है। बता दें कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी 1956 मतों से जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी के पक्ष में 1,08,808 मत पड़े। दरअसल बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बात टीएमसी पर सटीक बैठ रही है कि गढ़ आला पद सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। यही हाल इस वक्त टीएमसी का है कि पार्टी ने बंगाल तो जीत लिया लेकिन ममता की नंदीग्राम से हार ने इतनी बड़ी जीत पर पानी फेर दिया है।
2 मई को नतीजे आने के बाद जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई तो नंदीग्राम से हारने की टीस दीदी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। ऐसे में आंदोलन करके ममता दीदी अपनी जीत पर खुद ही पानी फेर रही हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि दीदी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि असम में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। पुडुचेरी में भी बीजेपी ने अपना दबदबा गठबंधन के साथ कायम किया है। लेकिन इन 5 राज्यों में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आई, ना ही कांग्रेस चर्चा में रही। बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में पार्टी की नई आड़ डूब गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की उम्मीदों के चिराग राहुल गांधी को ये मान लेना चाहिए कि भारतीय राजनीति में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पीएम मोदी पर प्रहार तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में दिखा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले राहुल गांधी की आलोचना हुई, तब जाकर उनकी नींद खुली और बीच चुनाव में प्रचार करने बंगाल गए। राहुल गांधी के निष्क्रिय प्रदर्शन का ही नतीजा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस दबदबा कायम करने की बजाय दबकर रह गई। इसलिए सवाल कांग्रेस पर तो उठ ही रहा था, लेकिन अब उससे ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे हैं कि आखिर कब तक उनके कमजोर नेतृत्व का खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में देने पड़ते, लेकिन अपनी हार का अंदाजा शायद कांग्रेस को पहले ही लग चुका था। इसलिए नतीजों से पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी नेता टीवी शो की डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि सुरजेवाला ने कोरोना का हवाला देते हुए न्यूज चैनल्स के डिबेट से अलग होने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो कांग्रेस सवालों से बच गई, पर भविष्य का क्या? तब तो कांग्रेस पर सवालों का अंबार टूटेगा। तब भी क्या कांग्रेस इसी तरह अपनी हार को मानने की बजाय मैदान से भाग खड़ी होगी? विपक्ष में कांग्रेस एक अहम पार्टी के तौर पर खुद को आंकती है, लेकिन घटिया प्रदर्शन और सवालों से भागने की आदतों ने कांग्रेस पार्टी का कद वाकई घटा दिया है। ऐसे समय में विपक्षी पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी सत्ता काबिज की है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस बड़ा विपक्षी खेमा होने के बावजूद क्या अब कांग्रेस दरकिनार होगी? और इसका जिम्मेदार किस हद तक राहुल गांधी को ठहराया जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। ऐसे में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि क्या अपनी ही पार्टी से बगावत कर बैठे G23 के नेता एक बार फिर लाइमलाइट में आकर राहुल को खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार करार देते हैं या फिर नहीं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का एक बार फिर सियासी चेहरा सामने आया है। टिकैत विपक्ष के साथ मिलकर किसान आंदोलन के नाम पर शुरू से राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने बंगाल पहुंचे थे और अब जब नतीजे सामने आए हैं तो टिकैत भी विपक्ष की तरह झूम उठे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा है कि बंगाल चुनाव परिणाम किसानों की नैतिक जीत है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि सरकार या तो कानून वापस ले ले या फिर किसान अपना संघर्ष और तेज करेंगे। राकेश टिकैत ने अपने एक और ट्वीट में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता अहंकारी, निरंकुश और पूंजीपतियों की वफादार हो जाए तो जनता के पास वोट की चोट की ताकत होती है। इससे वो सत्ता को सबक सिखा सकती है। इसके अलावा टिकैत ने बंगाल के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है और ममता को जीत की हार्दिक बधाई दी। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो ममता के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, वो भी बीजेपी की हार से खुश हैं। कांग्रेस भी अपनी हार से ज्यादा खुश बीजेपी की हार से है और टिकैत का भी राजनीतिक चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। टिकैत पर शुरू से ही राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं और अब चुनाव परिणाम पर जैसे टिकैत खुश हो रहे हैं, इससे साफ हो गया कि टिकैत को विपक्ष का साथ पसंद है। गौरतलब है कि राकेश टिकैत नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कई महीनों से जमा हुए हैं। वो इसे किसानों के लिए काला कानून बता चुके हैं, लेकिन टिकैत के हालिया बयान से साफ हो गया है कि यह आंदोलन विपक्ष की ही रणनीति का एक हिस्सा है। तभी तो केरल और पश्चिम बंगाल में हो रहे राजनीतिक हिंसा टिकैत को दिखाई नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।